दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी का सार संग्रह, जो कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का है। सभी क्वेश्चन वन लाइनर है और विशेष आकर्षक इसमें है अध्यायवार रिवीजन नोट्स दिया हुआ है। संघ लोक सेवा आयोग एवं विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों, इसमें हम लोग जो है भारतीय राज्य व्यवस्था है, इसका ऑलरेडी सारे जो ये महत्वपूर्ण पॉइंट देख रहे हैं आप लोग, ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसका अलग जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल में, इंडियन पॉलिटी नाम से, उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं। टोटल समाप्त हो चुका है। अब जो है हम लोग इसमें भारत जो इतिहास है, इसको हम लोग शुरू करने वाले हैं। इतिहास आज से इस वीडियो में आप लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग जो है प्राचीन भारत को शुरू कर रहे हैं। ये सारे पॉइंट जो देख रहे हैं आप लोग, सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे। साथ में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत जितने भी हैं, सभी पॉइंट को हम लोग देखेंगे बारी बारी से। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत क्या क्या है उसको देखते हैं। दोस्तों, आप लोग से इतना रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन से पहला है, किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। अगला है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। दोस्तों, इतिहास का पिता जो है हेरोडोटस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है। तो ये राजतरंगिणी को माना जाता है। अगला है, उत्कीर्ण चिन्ह, उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं। इसको दोस्तों आहत सिक्के कहा जाता है। आहत सिक्के, उत्कीर्ण चिन्ह वाले जो सिक्के हैं उसको आहत सिक्का कहा जाता है। अगला है, सिक्कों का के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। सिक्का के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। अगला है पॉइंट, भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो दोस्तों, प्रागैतिहासिक खोज करने का श्रेय जो है ये डॉक्टर प्राइमरोज को दिया जाता है। डॉक्टर प्राइमरोज को जो है प्रागैतिहासिक खोज का श्रेय दिया जाता है। अगला है, भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है। ये दोस्तों स्टुअर्ट पिगट, स्टुअर्ट जो पिगट है इसकी कृति है। अगला है, चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। दोस्तों, इंतु शब्द का जो है प्रयोग किया है। अगला है, उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, उत्कीर्ण जो लेख है इसके अध्ययन को हम लोग जो है अभिलेख शास्त्र या इपिग्राफी कहते हैं। अभिलेख शास्त्र या इपिग्राफी कहते हैं। लिपियों के विकास के अध्ययन को पूरा लिपि विद्या कहा जाता है। लिपियों के विकास के अध्ययन को पूरा लिपि विद्या कहा जाता है। अगला है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, हाथी गुफा अभिलेख जो है इसमें भारतवर्ष का नाम उल्लेख मिला है सबसे पहले हाथी गुफा अभिलेख से। अगला है, प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया। किसने किया। तो ये V.A. स्मिथ ने तैयार किया था। अब हिस्ट्री के बारे में हम लोग जान लेते हैं। हिस्ट्री के दोस्तों 3 स्रोत है। प्रागैतिहासिक काल 3 काल में विभाजित किया गया है, प्रागैतिहासिक काल और आधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल में दोस्तों मानव उत्पत्ति से 3000 वर्ष जो ईस्वी पूर्व तक का जो काल है उसे प्रागैतिहासिक वर्ष कहा जाता है। मानव उत्पत्ति से 3000 ईस्वी पूर्व तक का जो काल है उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत है, क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसमें जो है प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, इसलिए पुरातात्विक जो साक्ष्य का अध्ययन किया जा रहा है वही एकमात्र इसका जो स्रोत है प्रागैतिहासिक काल का। ठीक है, अगला देख लेते हैं आद ऐतिहासिक काल। दोस्तों, आद ऐतिहासिक काल में जो है 3000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक का जो काल था उसे हम लोग आद ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसमें जो है लिखित साक्ष्य उपलब्ध है किंतु जो है अपठनीय है, यानी कि जो आद ऐतिहासिक काल है ये 3000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक का है, और इसमें लिखित साक्ष्य तो है लेकिन इसको जो है पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, इसलिए इसको जो है आद ऐतिहासिक काल में रखा गया है। उसके बाद है ऐतिहासिक काल, 600 ईस्वी पूर्व से आगे, 600 ईस्वी पूर्व से आगे का जो काल है उसे ऐतिहासिक काल में रखा गया है। पुरातत्व एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध है। ऐतिहासिक काल में जो है
पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं। अगला है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य और विदेशी का विवरण। ये जो 4 पॉइंट है, इसको जो है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। कौन कौन? पहला है धार्मिक ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य और चौथा है विदेशियों का विवरण। अगला है ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? दोस्तों सर्वप्रथम जो ब्राह्मी लिपि को जम्प प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब? 1837 ईस्वी में। अगला है भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? दोस्तों भारत के जो प्राचीनतम ग्रंथ है, इसके जो है संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? तो पौराणिक मान्यता के अनुसार जो है भारत के सबसे प्राचीनतम जो राजा थे वो थे वैवस्वत मनु। ये मनु थे सबसे प्राचीनतम राजा। उसके बाद है वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? दोस्तों वायु पुराण में जो है गुप्त वंश का उल्लेख किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो कौटिल्य का जो है अर्थशास्त्र है, इसे ये जो है मौर्य वंश के बारे में हम लोग को पूर्ण जानकारी प्राप्त होता है, मौर्य वंश के बारे में। अगला है कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो जैन धर्म का इतिहास हमें जो है कल्प सूत्र से प्राप्त होता है। अगला है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, एक संगठन के रूप में इसको दिया गया है। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग मत्स्य पुराण के बारे में। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? दोस्तों मत्स्य पुराण जो है आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। अगला है विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? ये मौर्य वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण मौर्य वंश से, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से। अगला है खरोष्टी लिपि लिखी जाती है। दोस्तों खरोष्टी लिपि जो है दाएं से बाएं की ओर जो है लिखा जाता है। हम लोग दोस्तों जो लिखते हैं वो बाएं से लेकर दाहिने की तरफ ऐसे वर्ड लिखते हैं, लेकिन जो खरोष्टी लिपि है ये दाहिना से लेकर ऐसे बाएं की तरफ लिखा जाता है। अगला है नारद स्मृति के किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो नारद जो स्मृति है इससे हमें जो है गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन सी है? तो दोस्तों स्मृति ग्रंथ में जो है मनु स्मृति को सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक माना जाता है। अगला है शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? दोस्तों मनु स्मृति को जो है शुंग काल का मानक ग्रंथ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? तो दोस्तों शतपथ ब्राह्मण में जो है स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। अगला है भारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। कुछ समय के पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1 लाख श्लोक होने के कारण जो है इसे सतशास्त्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। अगला है पूरा लेख विद्या से क्या अभिप्राय है? तो शिलालेखों का जो अध्ययन है इसे पूरा लेख विद्या कहा गया। अगला क्वेश्चन है पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना गया है? ये तो डार्विन को माना गया है पुरावशेष का महानतम अन्वेषक। अगला है इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत जो है किस नाम से प्रसिद्ध है? ये तो रेहला नाम से प्रसिद्ध है। इब्न बतूता का पुस्तक है रेहला नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? तो हेनसांग दोस्तों जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त ने किया था। तो इसमें जो है इसने अध्ययन किया था किसने? हेनसांग ने। अगला देख लेते हैं हम लोग प्रमुख अभिलेख और उससे संबंधित शासक के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, मिस नहीं करिएगा क्योंकि जो भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है सभी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है। देख लेते हैं अभिलेख कौन है? तो हाथी गुफा अभिलेख। इससे कौन शासक संबंधित है? दोस्तों हाथी जो गुफा अभिलेख है इससे कलिंग नरेश खारवेल संबंधित है। ये होल अभिलेख से पुलकेशिन द्वितीय संबंधित है। नासिक अभिलेख से गौतमी बलश्री संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख से कौन शासक संबंधित है? यह है रुद्रदामन। जूनागढ़ अभिलेख से जो है रुद्रदामन संबंधित है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख से
समुद्रगुप्त संबंधित है। अगला है मंदसौर अभिलेख से मालवा नरेश यशोवर्मन संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख से दोस्तों प्रतिहार नरेश भोज संबंधित है। देवपारा अभिलेख से बंगाल शासक विजय सेन संबंधित है। अगला है भितरी व जूनागढ़ अभिलेख, इससे स्कंदगुप्त संबंधित है। ये जितने भी अभिलेख है दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग जो है इसको अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा। अगला है बौद्ध स्तंभ लेख किससे जानकारी मिलती है। बौद्ध स्तंभ लेख किससे जानकारी मिलती है, शुंग काल की। ठीक है, बौद्ध स्तंभ लेख है जो इससे जानकारी मिलती है किसके बारे में, शुंग काल के बारे में जानकारी मिलती है। अगला है ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है, तो ह्वेनसांग का यात्रा वृत्तांत है दोस्तों सीयूकी नाम से ह्वेनसांग का यात्रा के बारे में पूरा वर्णन है। अगला है अरबी भाषा की पुस्तक है किताब उल हिंद, इसकी रचना किसने की थी दोस्तों, किताब उल हिंद की रचना जो है अल-बरूनी ने किया था। अगला है मोरक्को का यात्री था कौन, इब्न बतूता। भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता और ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। अगला है मार्को पोलो। मार्को पोलो के द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है, दोस्तों पांड देश की, पांड जो राज्य है इसकी यात्रा का जो है उल्लेख मिलता है किसके द्वारा, तो ये मार्को पोलो द्वारा। अगला है पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है, तो पतंजलि का जो है महाभाष्य, इससे दोस्तों शुंग वंश के बारे में जो है जानकारी मिलता है। अगला देख लेते हैं चीनी लेखकों का वर्णन। चीनी लेखकों के बारे में जान लेते हैं। लेखक का नाम क्या है, फाहियान। समय कब है, तो ये 399 से लेकर 414 ईस्वी तक। रचनाएं है भारत दशा का विवरण। यात्री का विवरण क्या है, यह प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार समय भारत की यात्रा की थी। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियां तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राज प्रासाद यानी राजमहल को देव निर्मित बताया है, किसने, फाहियान ने। अगला है ह्वेनसांग, ये सब चीनी यात्री हैं। तो ह्वेनसांग 629 से लेकर 645 ईस्वी तक जो है इसका समय है भारत में, और इसकी रचना क्या है, सीयूकी है। पाश्चात्य संसार के जो है लेख हैं। ह्वेनसांग सम्राट जो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था, इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि और नीति का पंडित कहा गया है। महत्वपूर्ण है, शाक्य मुनि, यात्रियों का राजकुमार और नीति का पंडित कहा गया किसको, ह्वेनसांग को। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था भारत और 629 से लेकर 645 तक का जो इसका लेख है, और इसका सीयूकी नाम से इसका जो है पुस्तक है। अगला है देखते हैं इत सिंह, ये भी चीनी यात्री था। ये 673 से लेकर 675 ईस्वी तक भारत में रहा। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं जो है इसकी रचनाएं हैं, और चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा। उसके बाद सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य जो है 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख जो है इससे प्राप्त होता है। भारत में जो दोस्तों आप लोग जानते होंगे सती प्रथा पहले के समय में था, तो इसके बारे में जो जानकारी हमें सबसे पहले मिलता है 510 ईस्वी में, जो भानुगुप्त का एक अभिलेख है, इसका नाम कौन सा है, एरन अभिलेख। इससे हम लोग को जो है जानकारी मिलता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसमें हम लोग दोस्तों पाषाण काल के बारे में अध्ययन करेंगे, सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, ठीक है। दोस्तों आप लोग से बस एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिए। आप लोग जो वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ठीक है, तो आप लोग से बस इतना ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। दोस्तों साथ में अगर आप लोग जो है डेली करंट अफेयर का क्लास नहीं करते हैं, तो मेरा डेली करंट अफेयर का क्लास जो है सुबह मॉर्निंग में 6 बजे आता है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और कम से कम यानी कि 10 से 15 मिनट के अंदर जो है डेली आप करंट अफेयर का पूरा जानकारी ले सकते हैं। तो जरूर सुबह वाली क्लास में जुड़िए, और साथ में PDF के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।